बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 एफएससी पार्ट 1 को सॉल्व आउट किया था। आज बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 3.4 की जो बेसिक्स डेफिनेशंस है और बेसिक्स हैं उनको देखेंगे कि वो किस तरह से उनकी डेफिनेशंस है और वो किस तरह से हम उनको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म और चंद बुनियादी डेफिनेशंस एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व आउट करने के लिए। तो एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। याद रखें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जिस तरह के नाम से जाहिर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें नंबर्स की ट्रायंगल फॉर्म होती है। अगर तो मेन डायगोनल के नीचे वाले हिस्से सारे ज़ीरो हों तो उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर्स की ट्रायंगल ऊपर बनती है। इसी तरह अगर ये लोअर ट्रायंगुलर की हम बात करें तो नंबर्स की जो ट्रायंगल है वो डायगोनल के नीचे फॉर्म होती है और ऊपर वाली एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। और याद रखें, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो अपर ट्रायंगुलर भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, यानी वो दोनों होता है, अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उस वक्त हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ज़ीरो ज़ीरो हों। यानी अपर ट्रायंगुलर से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल के नीचे वाले जो नंबर हैं वो सारे ज़ीरो हों। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका अगर हम उलट कर दें कि ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नोट देखें ज़रा, डायगोनल मैट्रिक्स इज़ बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मुराद है। तो बड़ा आसान है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक कहलाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक कहलाता है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई फ़र्क ना आए। मसलन हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई फ़र्क ना आए, वो वैसे का वैसे ही आ जाए दोबारा, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वो अपने इक्वल तो आ जाए लेकिन बाहर किसका निशान छोड़े, माइनस का निशान छोड़े। यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने इक्वल तो आ जाए लेकिन बाहर क्या हो, माइनस टाइम्स अपने इक्वल आए, तो उसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये तो एक बंदे के नाम से है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, यानी अयोटे की फॉर्म के अंदर आ जाएं। और सबसे पहले क्या लेंगे, उसका बार लेंगे। बार मीन्स कि अयोटे वाली जो रकमें हैं उनके साइंस को चेंज आउट हम करते हैं और फिर ट्रांसपोज लेंगे। अगर ऐसा करने से वो अपने ही इक्वल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती हैं, यानी कि अयोटे वाली फॉर्म के अंदर होती हैं,
और उसका बार लें और उसका ट्रांसपोज लें, तो वो माइनस टाइम्स अपने इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू हर्मिशन या एंटी हर्मिशन कहलाता है। उसके बाद आज का जो अहम टॉपिक है वो है एचेलन फॉर्म और रिड्यूस एचेलन फॉर्म। बड़ा आसान इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम गाउसियन मेथड भी कहते हैं। गॉस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, याद रखें कि एचेलन फॉर्म बनाने के लिए या रिड्यूस एचेलन फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं इसको सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए, ताकि जो अननोन्स हैं इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो अननोन मौजूद हैं उनकी वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। अब ये क्या है इसे हम देखते हैं। यानी आप ये जहन में रखें कि ये मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। यानी सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो हमें अननोन्स दिए हुए होते हैं उनको आसानी से निकाला जा सके। उसके लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं एक रिड्यूस एचेलन का है और एक एचेलन फॉर्म का है। अब मैट्रिक्स बीइंग इन रो एचेलन फॉर्म मीन्स, यानी एक मैट्रिक्स रो एचेलन फॉर्म के अंदर कब होता है या उससे क्या मुराद है। गाउसियन एलिमिनेशन हैज़ बीन ऑपरेटेड इन एनी मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स एचेलन फॉर्म में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि गॉसियन एलिमिनेशन उसके ऊपर ऑपरेट किया गया है। अब ये करते किस तरह से, नंबर 1 इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो, यानी हर जो कमिंग रो आ रही है जो नॉन ज़ीरो है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ सच ज़ीरोज़ इन द प्रीसीडिंग रोज़। इस पर हम बात करेंगे जब इस सवाल को हल करेंगे। उसके बाद दूसरे में एवरी नॉन ज़ीरो रो इन अ मैट्रिक्स प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रो, यानी कि हर जो नॉन ज़ीरो रो होती है वो किसको प्रोसीड करती है, हर जो नॉन ज़ीरो रो होती है वो किसको प्रोसीड करती है, वो ज़ीरो वाली रो को प्रोसीड करती है। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ 1 इन ईच रो, हर रो के अंदर जब हम ऑपरेशन ये लगाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो होगी उसमें 1 आना चाहिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं 1 आना चाहिए, कई कहते हैं ना भी आए तो इट्स ओके है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होगी। हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, यहाँ 1 होना चाहिए, बाकी जो भी नंबर्स हों। फिर 1 के नीचे यहाँ 0 होना चाहिए, फिर इस 0 के नीचे यहाँ 0 होना चाहिए, फिर दूसरी रो की बात करें इस 0 के बाद यहाँ 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 नहीं है तो फिर यहाँ 1 है, फिर 1 के नीचे 0 होना चाहिए। इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं एचेलन फॉर्म। अब ये रिड्यूस कब हो जाएगी, जब इस 1 के ऊपर भी 0 हो और इस 1 के ऊपर भी 0 हो, यानी जहाँ जहाँ पर 1 आए उसके ऊपर और नीचे ज़ीरोज़ आ जाएं तो उस फॉर्म को हम कहेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म, अदरवाइज वो एचेलन फॉर्म कहलाएगी। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी ए कोई भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो नॉन स्क्वायर भी हो सकता है, यानी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इफ़ आर, यानी आर कोई नंबर है, ये किसको डिनोट करता है, नॉन ज़ीरो रोज़ को डिनोट करता है। यानी रैंक से मुराद उन नंबर ऑफ रोज़ की तादाद को लिया जाता है जो नॉन ज़ीरो होती हैं, यानी जो पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं होती। कब लिया जाता है, जब वो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में आ जाता है। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब आप रिड्यूस एचेलन फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। जिस तरह इसी में देखें ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म है, ये नॉन ज़ीरो रो है, नॉन ज़ीरो से मुराद ये यहाँ 1 आ गया, बाकी 0। अगर ये भी 0 हो जाता तो ये पूरी रो 0 थी, फिर इसका रैंक 2 होना था, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें 2 है। अब जबकि इसका रैंक क्या है, 3 है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में बदल दें। अब ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होती है, इस पर हम काफ़ी सवालात हल करेंगे, परेशान नहीं होना आपने इसमें किस तरह से इसको सॉल्व आउट करने हैं। फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन
हम ये देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से मुराद क्या होती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ आती हैं उनकी तादाद क्या कहलाती है, वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है। अब आगे हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करते हैं। 3.4 का जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है जी A, B 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि आप ये बताएं कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो सिमेट्रिक आता है। वो क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। तो हमने डेफिनेशन में देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक साबित करना हो तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि A प्लस बी को हमने सिमेट्रिक साबित करना है तो पहले तो A प्लस बी को बनाएंगे, यानी A प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो A प्लस बी मैट्रिक्स, यहाँ A मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ B मैट्रिक्स लिख दिया, इन दोनों को ऐड करने से ये जवाब आ गया। अब इसको हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। इसका सर पे ट्रांसपोज लगा दिया और इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि ये जो रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो थी इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो थी इसको कॉलम में बदल दिया। अब ज़रा देखेंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद और ट्रांसपोज लेने से पहले क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोज लेने के बाद और ट्रांसपोज लेने से पहले क्या दोनों जवाबात सेम हैं। -2 -1 3 -2 -1 3 -1 3 -2 -1 3 -2 3 -2 2 3 -2 2, तो दोनों जवाब सेम है। तो इसका मतलब है कि A प्लस बी क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। यानी A प्लस बी हमने फाइंड किया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो हमें पता चला कि ट्रांसपोज लेने से A प्लस बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। पहला हमें पार्ट इसका ये करना है कि A में A ट्रांसपोज को पहले ऐड करें, फिर बताएं कि वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। फिर क्या करें, A में से A माइनस ट्रांसपोज करें और बताएं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसका दूसरा पार्ट जो है, पहले A लिखा, फिर माइनस का निशान है, फिर उसके बाद फिर A लिखा और ट्रांसपोज ले लिया। यानी पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं A माइनस A ट्रांसपोज को। तो A वैसे का वैसे, माइनस भी वैसे का वैसे, ये ट्रांसपोज ले लिया, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। अब दोनों को करेंगे -1 में से 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में से -3 करेंगे तो -1 आ गया, 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ गया, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ गया, -1 -3 करेंगे तो -4 आ गया, फिर -1 -0 करेंगे तो -1 आ गया, 3 - 1 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 - 2 0। ये जो अब आ गया हुआ है, अब इसको बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी इधर भी ट्रांसपोज लेंगे और इधर भी ट्रांसपोज लेंगे। इधर ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में ढल जाएगी, ये रो कॉलम में ढल जाएगी, ये रो भी कॉलम में ढल जाएगी। अब दोनों को हम मैच करते हैं तो देखें दोनों के अंदर नंबर्स एक जैसे ही हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो 0 में प्लस हो या माइनस हो वो 0 ही रहेगा। 1 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में प्लस में चला जाएगा, नीचे वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -4 रहेगा। तो अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी ट्रांसपोज लेने से बाद का हिस्सा और ट्रांसपोज लेने के पहले का हिस्सा बराबर है, और साथ में क्या है, माइनस है। तो माइनस साथ में आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक साबित हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ़ दी मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक, यानी सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि मैट्रिसेस जो हमें दिए हुए हैं A और B वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और फिर हमें बताया हुआ है कि A B किसके इक्वल है, B A के इक्वल है। ये हमें खुद बताया हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लेकिन अब सवाल के अंदर हमें दिया, हम इसको इस तरह ही मान लेंगे। क्या चीज़ें दो दी हुई हैं हमें, एक तो 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं। दूसरी चीज़ ये दी हुई है कि A B का आंसर B A के इक्वल आता है, तब हमने बताना है कि A B सिमेट्रिक है। तो पहली कंडीशन गिवन लिखेंगे, A एंड B आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने से क्या मुराद है कि A का ट्रांसपोज लेंगे तो A ही आएगा, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, B का ट्रांसपोज लेंगे तो वो B आएगा। और अगली कंडीशन हमें दूसरी दी हुई है, A B किसके इक्वल है, B। वी शो डैट A B सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से मुराद क्या होगी
कि ए बी का ट्रांसपोज लो, तो ए बी का ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क ना आए, यानी ए बी का ए बी ही आ जाए, तो पहले तो ट्रांसपोज इसका ओपन करेंगे। ट्रांसपोज ओपन करने का तरीका इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं कि सेकंड वाले से शुरू करेंगे, पहले बी ट्रांसपोज आ जाएगा फिर ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि दोनों सिमेट्रिक हैं, तो देखें बी ट्रांसपोज की जगह बी आ जाएगा चूँकि हमें दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा चूँकि हमें दिया हुआ है कि वो सिमेट्रिक है। और फिर हमें ये बात भी बताई हुई है कि बी ए का आंसर किसके इक्वल था, ए बी का इक्वल था, सवाल में बताया हुआ है। तो बी ए की जगह क्या लिख देंगे, ए बी। तो देखें ए बी का ट्रांसपोज किया तो ए बी आ गया, लिहाजा जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी क्या निकल आएगा, सिमेट्रिक निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो डैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आप लें, वो वेदर वो क्या कहते हैं, स्क्वायर है नहीं स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाए, वो सिमेट्रिक निकल आए। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो या ना हो, नॉन स्क्वायर भी सिमेट्रिक हो सकता है। वी शो डैट ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब है जिसको सिमेट्रिक साबित करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज जब लेंगे हम तो यहाँ से शुरू करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स लें या डबल ट्रांसपोज लें तो वो अपने इक्वल आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज वैसे का वैसे आ गया, तो देखें जी इसका ट्रांसपोज लेने से अपने इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक आ गया। इसी तरह आप इस दूसरे वाले को देखें, इसका भी करेंगे तो वो अपने इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने 3.4 एक्सरसाइज की बेसिक डेफिनेशंस को देखा, और ख़ास तौर पे इसमें जो अहमियत की हामिल डेफिनेशंस थी वो थी एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने देखा फिर 3.4 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट भी किया कि वो डेफिनेशन किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं सवालों के रूप के अंदर। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।